व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज प्रगति और इस वीडियो में हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करने वाले हैं जो कि कंप्लीटली बेस्ड है क्रेड ऑपरेशंस पर। क्रेड का मीनिंग होता है क्रिएट द डेटा, रीड द डेटा, अपडेट द डेटा एंड डिलीट द डेटा। हम क्रेड ऑपरेशंस पर बेस क्यों प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं? तो इसका मेन रीजन ये है कि फ्रेशर्स से हर एक इंटरव्यू में ये पूछा ही जाता है कि क्या आपने कोई क्रेड ऑपरेशंस पर बेस प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेशर्स के लिए ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहें तो इसे अपने रिज्यूम में भी मेंशन कर सकते हैं। और हम यहाँ पर एम्प्लॉय के डेटा पर ये सारे ऑपरेशंस टेक्स्ट फाइल में परफॉर्म करेंगे। मैंने क्यों कहा कि हम यहाँ पर टेक्स्ट फाइल यूज करेंगे? क्योंकि हम डेटा को बेसिकली दो तरीके से सेव कर सकते हैं। फर्स्ट वोलाटाइल मेथड एंड सेकेंड नॉन वोलाटाइल मेथड। जब हम डेटा को टेम्परेरी बेसिस में स्टोर कराना चाहते हैं या हम उस डेटा को टेम्परेरी बेसिस में यूज करना चाहते हैं तब हम वोलाटाइल मेथड का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, जब भी हम एप्लीकेशन को रन कराएंगे हर बार हमें एज की वैल्यू को इनपुट कराना होगा और जैसे ही एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा वैसे ही वैल्यू इरेज हो जाएगी। और इसके लिए हम वेरिएबल, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी का यूज करते हैं। जबकि नॉन वोलाटाइल मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमें डेटा को परमानेंट बेसिस पर या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसे सेव कराना हो और उसे हम यूज करना चाहते हो। और इसके लिए हम फाइल्स और रिलेशनल डेटाबेस का यूज करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस का हमें यूज तब करना चाहिए जब डेटा हमारा कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन अगर डेटा सिंपल है तब हमें फाइल्स का यूज करना चाहिए। फाइल्स में भी हम टू टाइप्स की फाइल का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल का यूज तब करते हैं जब हम डेटा को कैरेक्टर की फॉर्म में स्टोर कराना चाहते हैं और अगर हम डेटा को बाइट्स के फॉर्म में स्टोर कराना चाहते हैं तब बाइनरी फाइल का यूज किया जाता है। टेक्स्ट फाइल का एग्जांपल है txt फाइल, JSON एंड CSV फाइल एंड बाइनरी फाइल का एग्जांपल है PDF, ऑडियो एंड वीडियो फाइल। तो इस प्रोजेक्ट में हम सिंपल डेटा पर क्रेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर txt फाइल का यूज करेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हम प्रोजेक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, मीन्स कि कौन कौन से टास्क परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम 6 टास्क परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट टास्क होगा यूजर के लिए मेन्यू क्रिएट करना, जिसमें यूजर इनपुट देगा कि वो कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाहता है। जैसे कि वो न्यू रिकॉर्ड ऐड करना चाहता है या रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना चाहता है या सर्च करना चाहता है या डिलीट करना चाहता है या अपडेट करना चाहता है। जो भी यूजर इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में हम क्रेड ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे, टेक्स्ट फाइल में कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं उसके बारे में जानेंगे और पाइथन के कुछ एडवांस फंक्शन के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम फर्स्ट टास्क को इम्प्लीमेंट करते हैं। और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने पहले से ही VS कोड को इंस्टॉल कर लिया है। तो आप VS कोड या किसी दूसरे टेक्स्ट एडिटर का भी यूज कर सकते हैं। और VS कोड में प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम ओपन में जाएंगे। देन जिस लोकेशन में आप प्रोजेक्ट को सेव कराना चाहते हैं यहाँ से उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे एंड न्यू फोल्डर में क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नेम देते हैं। देन क्रिएट वाली बटन को क्लिक करेंगे एंड ओपन कर देंगे। इसके बाद न्यू फाइल वाले आइकन में जाकर के पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम अपने फर्स्ट टास्क को इंप्लीमेंट करते हैं जिसमें हमें यूजर मेन्यू को क्रिएट करना है। और यहाँ पर यूजर के पास 5 ऑप्शंस हैं जिसे वो परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि आपने PPT में भी देखा था इन 5 एक्शंस के बारे में। और अगर यूजर एप्लीकेशन से एग्जिट करना चाहते हैं तो उसको 6 प्रेस करना होगा। तो चलिए यूजर से इनपुट कराते हैं और उस इनपुट के अकॉर्डिंग फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर यूजर की चॉइस को सेव कराने के लिए मैंने ch नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम यूजर से इनपुट कराते हैं। और अगर यूजर इनपुट करता है 1 तो कॉल हो जाए एडिशन फंक्शन।
क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अगर यूजर 1 प्रेस करे तो न्यू रिकॉर्ड ऐड हो जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल किया है। अभी मैंने कहीं पर भी ऐड फंक्शन को डिफाइन नहीं किया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर येलो लाइन शो हो रही है। तो हम यहाँ पर ऐड फंक्शन को क्रिएट कर देते हैं। ऐसे ही यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग हम सारी फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं और इन चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया है और यहाँ हम फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन कॉल होंगे उनको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद अगर यूजर इनपुट देता है 6, तो उसी टाइम हमें अपने एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाना है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज कर लेती हूँ। और अगर यूजर इनके अलावा कुछ और इनपुट देता है तो प्रिंट हो जाए एंटर करेक्ट इनपुट। और अब हम प्रोग्राम रन करते हैं। ओके, यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड की वजह से एरर शो हो रही है। ब्रेक को हम लूप के साथ यूज करते हैं, तो अभी के लिए मैं ब्रेक को कमेंट कर देती हूँ और यहाँ हम पास मेंशन कर देते हैं। फिर से प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर यूजर से पूछा जा रहा है विच एक्शन डू यू वांट टू परफॉर्म। तो लेट सपोज कि हम रिकॉर्ड को भी ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ मैंने इनपुट दिया 1। अच्छा, एक और चीज, अभी मैंने किसी भी फंक्शन में कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला है। बट हम एंटर की प्रेस करते हैं। लेकिन ये क्या, 1 को प्रेस करने के बाद मुझसे पूछा जाना चाहिए था दोबारा से कि हम कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। ऐड करने के बाद लेट सपोज कि मैं डेटा को डिस्प्ले करना चाहती हूँ, तो एक तो मुझसे ये दोबारा से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है। एंड दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैंने तो ये इनपुट सही दिया हुआ था ना, उसके बावजूद भी एल्स ब्लॉक के अंदर हमने ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो भी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो ये हम 2 प्रॉब्लम अभी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जो हमने यूजर मेन्यू क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए पहले हम इन दोनों प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं और रन करके फिर से देखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर व्हाइल लूप यूज कर लेते हैं और ये सारे स्टेटमेंट्स हम व्हाइल लूप के अंदर कर देते हैं। और अब हम पास को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम ब्रेक कीवर्ड को लूप के साथ यूज कर सकते हैं, तो अब पास लिखने की नीड नहीं है। ओके, एंड यहां पर हम elif का यूज करेंगे। ओके, अभी सही है। फिर से हम प्रोग्राम रन करते हैं और यहां पर इनपुट देते हैं 1। ओके, देखिए 1 इनपुट देने के बाद अगर हमने कोई टास्क परफॉर्म किया होता तो यहाँ पर आउटपुट शो हो जाता, बट अभी हमने कोई टास्क परफॉर्म नहीं किया हुआ है, तो हमसे फिर से देखिए डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो लेट सपोज कि मैं डेटा डिस्प्ले करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैंने इनपुट दिया 2। फिर से मुझसे पूछा गया और इस बार मैं कुछ रॉन्ग इनपुट देती हूँ। लेट सपोज कि मैंने इनपुट दिया 9। तो देखिए आ रहा है एंटर करेक्ट इनपुट। तो मेरा अब ये जो ब्लॉक है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अगर हम रॉन्ग इनपुट देते हैं तो मेरा ये स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए और ये स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। और इसके बाद फिर से पूछा जाना चाहिए कि हम कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इस बार मैंने दिया 3। ओके, और इस बार मैं लेट सपोज कि अपने एप्लीकेशन से एग्जिट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं 6। तो ये देखिए अभी हमारा जो यूजर मेन्यू ना वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है
और ऐसा क्यों हुआ, एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने व्हाइल लूप का यूज इसलिए किया हुआ है ताकि यूजर एक एक्शन को परफॉर्म करने के बाद दूसरे एक्शंस को परफॉर्म कर सके जब तक कि वो एप्लीकेशन से एग्जिट ना होना चाहे। एंड यहाँ पर इफ की जगह एलिफ का यूज इसलिए किया हुआ है ताकि अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद कोई दूसरी कंडीशन चेक ना हो, इसलिए मैंने इफ की जगह एलिफ का यूज किया हुआ है। देन मैंने एप्लीकेशन से एग्जिट होने के लिए ब्रेक कीवर्ड का यूज किया हुआ है और इन इनपुट्स के अलावा अगर यूजर कोई दूसरा इनपुट देता है तब ये एल्स ब्लॉक प्रोसेस हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर यूजर मेन्यू को क्रिएट किया हुआ है। और इसके बाद एम्प्लॉय डेटा को क्रिएट करने के लिए हम ऐड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ से अब हम पास को रिमूव कर देते हैं। और एम्प्लॉयज डेटा में हमने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट नंबर को यूजर से इनपुट कराया है। यूजर से हम जो भी डेटा को इनपुट कराएंगे उसे हम टेक्स्ट फाइल में सेव कराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ पाइथन फाइल है। तो टेक्स्ट फाइल में सेव कराने के लिए हमारे पास टेक्स्ट फाइल का होना जरूरी है। तो टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए दो मेथड। फर्स्ट मेथड में हम टेक्स्ट फाइल को एक्सटर्नली क्रिएट करेंगे और उसमें ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा नाम की एक टेक्स्ट फाइल को एक्सटर्नली क्रिएट किया हुआ है और अभी इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है क्योंकि हमने इसमें कोई भी कंटेंट को राइट नहीं किया हुआ है। तो इस फाइल में कंटेंट को राइट करने के लिए हमें फाइल को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर हम फाइल के ओपन फंक्शन को कॉल करते हैं। एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा फाइल में हम कंटेंट को राइट करना चाहते हैं तो हम फाइल का नेम यहाँ मेंशन कर देंगे। क्योंकि हम फाइल में कंटेंट को राइट करना चाहते हैं इसलिए हमें फाइल को राइट मोड में ओपन करना होगा और इसे हम एक वेरिएबल fp में सेव करा देते हैं। एक तो हमारे पास ये मेथड है कि हम फाइल को एक्सटर्नली क्रिएट करें, देन हम उसे ओपन करें राइट मोड में कंटेंट को राइट करने के लिए। सेकेंड मेथड में फाइल को क्रिएट करने के लिए सेकेंड मेथड में हमने फाइल को क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली इस सिंटैक्स का यूज किया हुआ है। यहाँ पर अभी कोई भी data.txt नाम की फाइल नहीं है और अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर हम इनपुट कराते हैं 1 क्योंकि हम एम्प्लॉय के डेटा को ऐड करना चाहते हैं और यहाँ पर वैल्यूज देते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब data.txt नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई। फर्स्ट मेथड में हमने फाइल को पहले क्रिएट किया था देन ओपन किया था राइट मोड में। सेकेंड मेथड में हमने डायरेक्टली इस सिंटैक्स को लिखा तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने पहले इस फाइल को क्रिएट किया data.txt फाइल को, देन इसमें अब हम राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो इन दो मेथड से आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है आप किस तरह से फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी मैं एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाती हूँ और अभी के लिए हमारे पास इन दोनों फाइल्स में कोई भी डेटा नहीं है और हम एक फाइल को डिलीट कर देते हैं ताकि हम सिर्फ एक फाइल के साथ वर्क करें। तो मैं data.txt वाली जो फाइल है इसे रिमूव कर देती हूँ और अभी हमारे पास सिर्फ एम्प्लॉय अंडरस्कोर data.txt नाम की फाइल है और मैं इस लाइन को भी यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। इस फाइल में कंटेंट को राइट करने के लिए हम राइट फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं fp.write, f स्ट्रिंग का भी मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर। दो कंटेंट को सेपरेट करने के लिए मैंने /t का यूज किया हुआ है और लास्ट लाइन में मैं /t की जगह /n का यूज कर देती हूँ ताकि एक एम्प्लॉय के कंप्लीट डेटा के बाद जब हम नेक्स्ट एम्प्लॉय का डेटा फीड करें तो लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। और जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं अपना टास्क परफॉर्म करने के बाद इमीडिएटली हमें फाइल को क्लोज कर देना चाहिए।
अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। और अब हम एंटर की को प्रेस करते हैं और देखते हैं कि एम्प्लॉय डेटा में मेरा डेटा ऐड हुआ है या नहीं। तो ये देखिए मेरा यहाँ पर डेटा ऐड हो चुका है। अगेन हम डेटा को ऐड करते हैं, तो फिर से 1 को प्रेस करते हैं, वैल्यूज देते हैं, एंटर की को प्रेस करते हैं। तो पहले एम्प्लॉय आईडी थी 102, अब मैंने एम्प्लॉय आईडी दी है 101 और एम्प्लॉय डेटा में देखते हैं ये क्या, जो पहले वाला डेटा हमने ऐड किया था वो यहां से इरेज हो चुका है। जो हमने बाद में डेटा ऐड कराया था वो यहां पर है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसे हम समझते हैं ऐसा क्यों हुआ, बट उससे पहले हम अपने एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने फाइल को राइट मोड में ओपन किया है। जब भी हम फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं हमारा कंटेंट ओवरराइट हो जाता है, जैसे कि अभी ओवरराइट हो गया। जो पहले वाला कंटेंट था वो रिमूव हो गया, जो न्यू कंटेंट था वो फाइल में ऐड हो गया। तो अगर हम फाइल में कंटेंट को राइट करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारा कंटेंट ओवरराइट ना हो, तो इसके लिए हमें फाइल को अपेंड मोड में ओपन करना होगा। और अपेंड मोड के लिए हम W की जगह A का यूज करते हैं। और अभी मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक एम्प्लॉय का डेटा सेव है फाइल के अंदर। दोबारा से हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं, 1 प्रेस करते हैं और वैल्यूज देते हैं। और देखते हैं कि हमारे एम्प्लॉय डेटा में डेटा ऐड हुआ है या नहीं। तो ये देखिए हमारे एम्प्लॉय डेटा में अब डेटा ओवरराइट नहीं हुआ है। हमने जितना भी डेटा दिया है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ पर एप्लीकेशन से एग्जिट होने के लिए 6 ऑप्शन देती हूँ। तो इस तरह से हमने फाइल में डेटा को ऐड किया है और CRUD के क्रिएट ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया है। फाइल में डेटा को राइट करने के लिए हम राइट मोड और अपेंड मोड दोनों का यूज कर सकते हैं। राइट मोड में कंटेंट ओवरराइट हो जाता है एंड अपेंड मोड में कंटेंट ओवरराइट नहीं होता है। जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं, फाइल में ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इमीडिएटली हमें फाइल को क्लोज कर देना चाहिए। तो इस तरह से हमने सेकेंड टास्क को कंप्लीट कर लिया है और अब हम थर्ड टास्क को इम्प्लीमेंट करते हैं। थर्ड टास्क में हमें 2 ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। फर्स्ट ऑपरेशन में हमें फाइल के डेटा को डिस्प्ले कराना है एंड सेकेंड ऑपरेशन में हमें ये बताना है कि अब तक हमने फाइल में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के डेटा को सेव कर लिया है। जैसे कि आप यहाँ पर काउंट करके बता सकते हो कि यहाँ पर हमने 3 एम्प्लॉयज के डेटा को सेव कर लिया है, लेकिन ऐसे हम काउंटिंग हर बार नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कि अगर हमारी फाइल में बहुत सारे एम्प्लॉयज का डेटा है तो हम कहाँ तक काउंटिंग करेंगे। तो चलिए इन दोनों ही ऑपरेशंस को हम डिस्प्ले फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि फाइल से कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए अब हमें फाइल को रीड करना होगा और फाइल को रीड करने के लिए हमें फाइल को रीड मोड में ओपन करना होगा, जैसे कि हमने फाइल में कंटेंट को लिखने के लिए यहाँ पर फाइल को ओपन किया था। तो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े और यहाँ से मैं पास को रिमूव करके इसे पेस्ट कर देती हूँ। और मैं फाइल को रीड मोड पे ओपन करना चाहती हूँ तो इसके लिए हम यहाँ पर R का यूज करेंगे एंड देन मैंने इस पूरे स्टेटमेंट को FP वेरिएबल में सेव कर दिया। आप यहाँ पर वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हैं। फाइल को रीड मोड में ओपन करने के बाद हम फाइल के कंटेंट को इन 3 डिफरेंट मेथड्स से रीड कर सकते हैं। और इन तीनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है, कब हमें किस सिचुएशन में किस मेथड का यूज करना है, वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके समझते हैं। तो फाइल को हमने यहाँ पर अभी रीड मोड में ओपन कर लिया है और अब हम पहले रीड फंक्शन का यूज करते हुए फाइल को रीड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा
fp.read और इसे मैंने एक वेरिएबल ऑल में सेव करा दिया। और इसके बाद ऑल को प्रिंट कर दिया। और मैंने आपको बोला था जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं, टास्क परफॉर्म करने के बाद हमें इमीडिएटली फाइल को क्लोज कर देना चाहिए। तो यहां हम लिखेंगे fp.close और प्रोग्राम को रन करते हैं। यहां पर इनपुट देते हैं 2। ये देखिए यहां पर मेरा कंटेंट डिस्प्ले हो गया है, लेकिन सिर्फ हमें ये नहीं करना था, हमें ये भी तो करना था कि इस कंटेंट के डिस्प्ले होने के साथ साथ फाइल में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय का डेटा सेव है वो भी तो यहाँ पर प्रिंट कराना था। मतलब कि यहाँ पर 3 भी प्रिंट होना चाहिए था। तो अभी हमने यहाँ पर वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाते हैं, 6 इनपुट कराते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। तो कितने नंबर ऑफ डेटा इस फाइल में सेव है, तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर लूप अप्लाई करते हैं। हम काउंट करना चाहते हैं तो काउंट वेरिएबल भी हमें मेंशन करना होगा। यहां पर मैंने एक काउंट वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वैल्यू मैंने 0 दे दी। यहां पर हमने लूप के बाहर इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया है और फिर से हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। बट ये क्या, यहां पर हमें 3 की जगह 79 क्यों मिल रहा है, ऐसा क्यों हुआ? तो इट मीन्स कि यहां पर तो हमारा ये सारा लॉजिक बिल्कुल ठीक है, तो कुछ आई थिंक यहां पर गड़बड़ी हो रही है क्या, ये हमको समझना होगा कि ऑल का जो टाइप है वो क्या है। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। यहां पर मैंने टाइप ऑफ ऑल प्रिंट कराया है क्योंकि ये तो लॉजिक हमारा बिल्कुल ठीक है। यहां पर हम फाइल के कंटेंट को रीड करके डिस्प्ले भी कर ले रहे हैं। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि ऑल का टाइप क्या है तो आई थिंक हम अपनी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे जो 79 आउटपुट में आ रहा था। अगेन प्रोग्राम रन करते हैं। ओके, ये देखिए यहां पर हमें ये जो आउटपुट में मिला हुआ है ये कंटेंट, ये यहाँ पर मेंशन हो रहा है कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, इसीलिए हमें यहाँ पर आउटपुट में 79 मिल रहा है। एक हम और काम करते हैं, यहाँ पर जरा हम अपने कोड में ब्रेक पॉइंट लगा करके अप्लाई करते हैं और एक एक कैसे मेरा लूप प्रोसेस कर रहा था हर एक स्टेप को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर मैं 6 प्रेस करके एग्जिट हो जाती हूँ, ब्रेक पॉइंट अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर कुछ मेरे पास एक्सेप्शंस आ रही हैं, कुछ एरर्स आ रही हैं, इसको अभी हम बाद में हैंडल करेंगे। और मैं काउंट की वैल्यू को चेक करना चाहती हूँ। यहाँ पर हम इनपुट करा देते हैं 2 और अपने कोड को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर देखिए अभी इनिशियली जो मेरी ऑल की वैल्यू है आप देख पा रहे होंगे ये स्ट्रिंग टाइप की है, इसलिए यहां पर देखिए सिंगल कोट यहां पर यूज हो रहा है और ये यहां पर यूज हो रहा है। दैट मीन्स कि जो मेरा ऑल है वो स्ट्रिंग टाइप का है, ये हमने प्रिंट करा करके भी देख लिया था और आप यहां पर भी देख सकते हैं। देन अब हमें काउंट और एक्स की वैल्यू को एनालाइज करना है। यहां पर देखिए एक्स की वैल्यू मेरी 1 हुई, यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो रही है। ओके, यहाँ पर ना 2 टाइम्स काउंट हो गया है, मैं एक काउंट को रिमूव कर देती हूँ। x की वैल्यू 1 है, 1 ये कैसे हुई, 101 से ये यहाँ पर 1 आ रही है। इस 101 का जो 1 है वो यहाँ पर आ रहा है, या आप ऐसे समझ सकते हैं ऑल में ये 101 है तो ये x की वैल्यू अभी 1 हुई, काउंट की वैल्यू 0 है। ये देखिए जब x की वैल्यू 1 थी तब मेरी काउंट की वैल्यू अब क्या हो गई, 0 से 1 हो गई। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 0 हुई, काउंट की वैल्यू 2 हो गई। तो कुछ इस तरह से मेरा ये प्रोसेस कर रहा है, इसलिए हमें काउंट की वैल्यू पर 79 मिला था। तो आप
इस तरह से ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई करके यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो जो ये रीड फंक्शन है ये आउटपुट में फाइल के कंटेंट को एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। ये आपको नोटिस करना होगा, रीड फंक्शन फाइल के कंटेंट को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो यहां से मैं अभी इसे सब ये रिमूव कर देती हूँ, सारे ब्रेक पॉइंट्स हटा देती हूँ एंड कोड की डिबगिंग को भी स्टॉप करती हूँ। तो इस काउंट वाली प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करें ये हमको देखना होगा। आप स्ट्रिंग में भी इस काउंट वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। /n से हमारी सारी लाइंस स्प्लिट हो रही हैं, तो आपको कुछ लॉजिक अप्लाई करना होगा स्प्लिट और ज्वाइन का, आप उसके थ्रू इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर रीड लाइंस का यूज करते हुए इस काउंट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने जा रही हूँ। तो अभी मैं इन लाइंस को कमेंट कर देती हूँ। और यहां पर रीड की जगह रीड लाइंस का यूज करती हूं एंड प्रोग्राम रन करते हैं। ये क्या, यहां पर हमको आउटपुट में देखिए लिस्ट मिल रही है, जबकि हमने जब रीड वाला फंक्शन अप्लाई किया था तो एक हमें प्रॉपर आउटपुट मिल रहा था। बट हम इससे आई थिंक अपनी जो काउंटिंग वाली प्रॉब्लम है वो थोड़ा इजीली रिजॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि लिस्ट से एलिमेंट को रीड करना काफी इजी हो जाता है। और अभी मैं यहां से एग्जिट हो जाती हूँ। इस लिस्ट के एलिमेंट को रीड करने के लिए हम फॉर लूप अप्लाई करते हैं और x को प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब मुझे बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट मिला है। तो हमने यहाँ पर ये एनालाइज किया कि जो ये रीड लाइंस है ये हमें आउटपुट में लिस्ट देता है, जबकि जो रीड फंक्शन है वो आउटपुट में हमें स्ट्रिंग दे रहा था। और अब हमें अपनी काउंटिंग वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा आउटपुट तो हमको रीड फंक्शन से भी मिल रहा था, हमें एम्प्लॉय की काउंटिंग में एरर मिल रही थी। तो यहां पर मैं काउंट वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ एंड प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखिए अब हमें बिल्कुल सही आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। तो हमने रीड लाइंस का यूज करते हुए अपनी प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, क्योंकि रीड लाइंस आउटपुट में लिस्ट देता है एंड लिस्ट के एलिमेंट को हम इजीली काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय की पूरी डिटेल एज अ सिंगल एलिमेंट की तरह डिस्प्ले हो रही है। तो ये मेरी फर्स्ट एम्प्लॉय की डिटेल है, ये सेकंड एम्प्लॉय की डिटेल है, ये थर्ड एम्प्लॉय की डिटेल है एंड देन मैंने फॉर लूप का यूज करते हुए लिस्ट के एलिमेंट को काउंट कर लिया है और यहाँ पर इसीलिए मुझे आउटपुट बिल्कुल ठीक मिल रहा है। इसके बाद अब हम रीड लाइन को समझते हैं और यहाँ पर मैं थोड़ा प्रॉपर लिख देती हूँ ताकि आप समझ सको कि क्या चल रहा है। ये यहाँ पर मैंने प्रॉपर सेपरेट कर दिया ताकि आप समझ सकें कि रीड फंक्शन एज अ स्ट्रिंग आउटपुट रिटर्न करता है, रीड लाइंस एज अ लिस्ट रिटर्न करता है। हम रीड फंक्शन के थ्रू हमने कुछ इस तरह से कोड को इम्प्लीमेंट किया था एंड रीड लाइंस के थ्रू हमने ऐसे कोड को इम्प्लीमेंट किया। अब हम रीड लाइन को समझते हैं। तो यहाँ से मैं पूरे कोड को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पेस्ट कर देती हूँ और इसे मैं कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पर हम रीड लाइंस की जगह रीड लाइन कर देते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट में सिर्फ एक लाइन मिल रही है। यहाँ हमारी फाइल में 3 लाइन्स है बट आउटपुट में हमें सिर्फ यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है वो शो हो रही है और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की वैल्यू 3 की जगह 27 शो हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके लिए भी हम यहाँ पर इसका टाइप चेक कर लेते हैं। फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। तो
फिर देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट में स्ट्रिंग्स हो रहा है, इट मीन्स कि जो रीड लाइन है वो एक बार में फाइल की एक लाइन को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है, इसीलिए यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की वैल्यू में 27 शो हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको रीड फंक्शन में डिबग करके दिखाया था, आप वैसा कर सकते हो। अगर आपको डिबगिंग नहीं आती है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से डिबगिंग को पढ़ सकते हैं, या आप एरर हैंडलिंग वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर भी आप डिबगिंग वाले वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो जो हमारा टास्क था डिस्प्ले फंक्शन में इंप्लीमेंट करने के लिए वो था एम्प्लॉयज के डेटा को डिस्प्ले कराना एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू को रिटर्न करना, और ये दोनों कंडीशन हमारी इस रीड लाइंस वाले फंक्शन से इजीली फुलफिल हो जा रही है। तो यहाँ से मैं अभी एग्जिट हो जाती हूँ और रीड लाइन को मैं कमेंट कर देती हूँ एंड रीड लाइंस को अनकमेंट कर देती हूँ। और प्रॉपर यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ ताकि आप इजीली समझ सके। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर मेंशन कर दिया है कि जो रीड फंक्शन है वो आउटपुट को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है एंड रीड लाइंस आउटपुट को एज अ लिस्ट रिटर्न करता है एंड रीड लाइन एक बार में फाइल की एक लाइन को रीड करता है एंड उसको भी वो एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो आप ये प्रॉपर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रीड लाइंस के थ्रू अपने टास्क को इम्प्लीमेंट किया है, और क्योंकि हम यहाँ पर फाइल को रीड कर रहे हैं तो हमने CRUD की रीड ऑपरेशन को डिस्प्ले फंक्शन में इंप्लीमेंट कर लिया है। और यहाँ पर मैं ये 2 लाइंस और ऐड कर देती हूँ और इस लाइन को मैं कमेंट कर देती हूँ और दोबारा से हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। इस बार हम पहले इनपुट देते हैं 1 ताकि हम डेटा को ऐड कर सके। डेटा एडिड सक्सेसफुली यहाँ पर प्रिंट हो गया है और यहाँ पर भी हमारा डेटा ऐड हो गया प्रॉपरली एंड अब डेटा को डिस्प्ले करा लेते हैं। तो हमारा डेटा भी प्रॉपरली डिस्प्ले हो गया है। तो अब तक हम लोगों ने 2 टास्क इंप्लीमेंट कर लिए हैं। एक तो हमने डेटा को ऐड करने वाला टास्क इंप्लीमेंट कर लिया है और डेटा को डिस्प्ले करने वाला भी टास्क हमारा इंप्लीमेंट हो चुका है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम यूनिक आईडी के थ्रू एम्प्लॉय को सर्च करेंगे कि वो डेटा में प्रेजेंट है या नहीं, और इस टास्क को हम सर्च फंक्शन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे और यहाँ पर हम यूजर के थ्रू आईडी को इनपुट कराते हैं। तो यहाँ से मैं पास को रिमूव कर देती हूँ। आईडी को यूजर के थ्रू इनपुट कराने के बाद हम फाइल को ओपन करेंगे और इस बार हम फाइल को विद स्टेटमेंट की हेल्प से ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, तो यहां पर R लिखेंगे। अभी तक हम लोग फाइल को कुछ इस तरह से ओपन कर रहे थे। आप चाहे तो फाइल को इस तरह से ओपन कर लें या आप फाइल को विद स्टेटमेंट की हेल्प से ओपन कर लें। तो अगर हम फाइल को विद स्टेटमेंट से ओपन कर रहे हैं तो हमें फाइल को एक्सटर्नली क्लोज नहीं करना होगा, मीन्स कि हमें fp.close स्टेटमेंट नहीं लिखना होता है, क्योंकि विद स्टेटमेंट प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद अपने आप ही फाइल को क्लोज कर देता है। तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देती हूँ। तो यही बेसिक डिफरेंस है। अगर हम फाइल को इस तरह से ओपन कर रहे हैं तो हमें फाइल को एक्सटर्नली क्लोज करना होगा, और अगर हम फाइल को विद स्टेटमेंट से ओपन कर रहे हैं तो हमें फाइल को क्लोज करने की कोई टेंशन नहीं लेनी है, फाइल अपने आप क्लोज हो जाएगी। इसके बाद हम फाइल को रीड लाइन फंक्शन के थ्रू रीड करते हैं और ऑल में सेव करा देते हैं। फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए हम फॉर लूप क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था।
और जहां जहां से हमारा डेटा /t से सेपरेट हो रहा था हमने उसको /t से स्प्लिट कर लिया है। एंड इसके बाद अब हम कंपैरिजन कराते हैं। और प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ इनपुट देते हैं 3 एंड यहाँ आईडी इनपुट कराते हैं 103 और आउटपुट को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमें 2 टाइम्स डेटा इज नॉट फाउंड प्रिंट हो रहा है। देन इसके बाद 103 से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई है। देन इसके बाद एक स्पेस लाइन प्रिंट हो रही है और इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय हैज बीन सर्व सक्सेसफुली ये स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट हो गया है और फिर से मेरा डेटा इज नॉट फाउंड प्रिंट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है जब मेरे d ऑफ 0 की वैल्यू 101 हुई तो 101 103 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए डेटा इज नॉट फाउंड यहाँ पर प्रिंट हो गया है। जब d ऑफ 0 की वैल्यू 102 हुई तो 102 103 के इक्वल नहीं है, इसलिए फिर से मेरा डेटा इज नॉट फाउंड प्रिंट हो गया। जब d ऑफ 0 की वैल्यू 103 हुई तो 103 103 के इक्वल है, तो हम ए ब्लॉक के अंदर एंटर कर गए तो मेरे ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो गए, इसलिए मेरा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है। और यहाँ पर हर एक लाइन /n से सेपरेट है तो इसलिए मेरी यहाँ पर ये लाइन प्रिंट हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर एंड की वैल्यू में कुछ ना दूं और फिर से हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये लाइन रिमूव हो जाएगी। अगेन जब d ऑफ 0 की वैल्यू 104 हुई तो 104 103 के इक्वल नहीं है, तो हमारा एल्स पार्ट फिर से प्रोसेस होगा, तो इसलिए यहाँ पर फिर से मेरा डेटा इज नॉट फाउंड प्रिंट हो गया है। तो एक्चुअल में ऐसा आउटपुट नहीं आना चाहिए। हमारा जो आउटपुट है उसमें डायरेक्टली ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए और ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए। तो ये जो 3 टाइम्स डेटा इज नॉट फाउंड प्रिंट हो रहा है इसे हम कैसे सही करें? क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए तो जब मेरी d ऑफ 0 की वैल्यू 103 के इक्वल नहीं थी तब मेरा एल्स पार्ट प्रोसेस हो रहा था, तो डेटा इज नॉट फाउंड प्रिंट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार हम फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं और इस बार इनपुट में 108 एंटर कराते हैं और यहां पर अब देखिए 4 टाइम्स डेटा इज नॉट फाउंड प्रिंट हो रहा है, जबकि सिर्फ हमारा एक बार प्रिंट होना चाहिए डेटा इज नॉट फाउंड, क्योंकि 108 इस फाइल में प्रेजेंट ही नहीं है। तो पहले वाली जो हमारी प्रॉब्लम थी जिसमें 3 टाइम्स डेटा इज नॉट फाउंड प्रिंट हो रहा था उसे रिजॉल्व करना है और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो चलिए इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व करते हैं और इसके लिए हम एक वेरिएबल फ्लैग लेते हैं जिसकी वैल्यू फॉल्स असाइन करते हैं। और जब भी मेरी कंडीशन ट्रू हो तो हम एक ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएंगे और यहां पर मैं फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स से ट्रू कर देती हूँ। और यहां से मैं एल्स वाले ब्लॉक को रिमूव करती हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया इसको समझते हैं। जब मेरा फॉर लूप प्रोसेस करेगा तो फॉर लूप 4 टाइम्स प्रोसेस करेगा। जब भी d ऑफ 0 की वैल्यू id के इक्वल होगी हम एक ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएंगे, ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे एंड फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। जब मेरी d ऑफ 0 की वैल्यू id के इक्वल होगी नहीं, लाइक 101 इज नॉट इक्वल टू 103, 102 इज नॉट इक्वल टू 103, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी उसके लिए मैंने पूरा एल्स ब्लॉक ही रिमूव कर दिया है। तो फॉर लूप के अंदर जब कंडीशन ट्रू होनी है उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट को प्रिंट कराया है। लेकिन जब हमने id की वैल्यू 108 दी तब कैसे प्रोसेस होगा? तब इसके लिए मेरा फॉर लूप पूरी तरह से प्रोसेस होगा। यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी नहीं तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। तो फॉर लूप के प्रोसेस होने के बाद हम लूप के बाहर आ जाएंगे और लूप के बाहर मैंने इफ नॉट फ्लैग कंडीशन लिखी हुई है। इफ नॉट फ्लैग का मीनिंग है नॉट फ्लैग मतलब कि फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगी और ट्रू होने पर हम इफ ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएंगे एंड डेटा इज नॉट फाउंड प्रिंट हो जाएगा।
तो अगर कोई आईडी फाइल में प्रेजेंट नहीं है तो मेरा ये ब्लॉक प्रोसेस होगा। अगर आईडी मेरी प्रेजेंट है और 101 या 102 मिल भी रही है, 101 और 102 डी ऑफ 0 की वैल्यू हो रही है, उसके लिए मैंने यहाँ पर कोई स्टेटमेंट ही नहीं प्रिंट कराया। अगर है तब भी मेरा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो इस तरह से हमने डेटा इज नॉट फाउंड की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है। तो चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि सही आउटपुट आ भी रहा है या नहीं। यहाँ इनपुट कराते हैं 103 की जगह इस बार मैं 102 दे देती हूँ। आप सोच रहे होगे बार बार मैं 103 दे रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है, स्पेस वाली प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई है। और इस बार मैं इनपुट कराती हूँ फिर से 3 और यहाँ पर हम आईडी इनपुट कराते हैं 108। तो ये देखिए सिर्फ यहाँ पर डेटा इज नॉट फाउंड एक बार प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हमने अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया है। और इसके बाद अब हम CRED के अपडेट ऑपरेशन को अपडेट मेथड में इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ से मैं पास को रिमूव कर देती हूँ। बेसिकली हमें अपडेट मेथड में करना क्या है, पहले हमें यूजर से आईडी को इनपुट कराना है जैसे कि हमने सर्च मेथड में किया था। देन इसके बाद हमें फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए फाइल को रीड मोड में ओपन करना होगा। क्योंकि हम फाइल के कंटेंट को अपडेट करना चाहते हैं तो हमें फाइल को राइट मोड में भी ओपन करना होगा। राइट मोड में ओपन करने के बाद हमें कंपैरिजन कराना होगा कि अगर फाइल में प्रेजेंट आईडी यूजर इनपुटेड आईडी के इक्वल है तो कंटेंट अपडेट कर दो। अगर इक्वल नहीं है तो डेटा में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। और अगर आईडी फाइल में प्रेजेंट ही नहीं है तो प्रिंट हो जाना चाहिए डेटा इज नॉट फाउंड। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो कुछ देर के लिए आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से इंप्लीमेंट करने का ट्राई करिए। एंड आई होप आपने जरूर ट्राई किया होगा। और अब मैं यहाँ पर अपडेट मेथड को इंप्लीमेंट करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आईडी को यूजर से इनपुट कराया है। देन डेटा इज नॉट फाउंड की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू में फॉल्स असाइन कर दिया है। देन इसके बाद मैंने फाइल को रीड मोड में ओपन किया है एंड रीड लाइंस फंक्शन की हेल्प से कंटेंट को रीड किया है। देन इसके बाद मैंने फाइल को राइट मोड में ओपन किया क्योंकि हमें फाइल के कंटेंट को अपडेट करना है। एंड इसके बाद मैंने लूप अप्लाई किया है और डेटा को मैंने /t से स्प्लिट कर दिया है। अगर d ऑफ 0 की वैल्यू id के इक्वल है तो हमें कंटेंट को अपडेट करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर न्यू नेम, न्यू एड्रेस एंड न्यू कॉन्टेक्ट नंबर की वैल्यू को यूजर से इनपुट कराया है।
एंड फाइल में कंटेंट को लिखने के लिए यहाँ पर मैं राइट लाइन्स मेथड का यूज कर रही हूँ, जबकि पहले हमने राइट मेथड का यूज किया था। राइट लाइन्स एंड राइट मेथड में बेसिकली ये डिफरेंस है कि राइट मेथड में हम सिर्फ स्ट्रिंग को एज एन आर्गुमेंट पास कराते हैं, जबकि राइट लाइन्स में हम किसी भी सीक्वेंस जैसे कि स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी किसी को भी एज एन आर्गुमेंट पास करा सकते हैं। राइट मेथड में हमें लाइन चेंज करने के लिए एक्सटर्नली /n का यूज करना होता था एंड राइट लाइन्स में भी हमें एक्सटर्नली /n का यूज करना होगा। देन इसके बाद यहाँ पर मैंने फ्लैग की वैल्यू को ट्रू कर दिया है एंड रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली प्रिंट करा दिया है। अगर d ऑफ 0 की वैल्यू id के इक्वल नहीं है तो डेटा में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने डेटा को एज इट इज यहाँ पर राइट कर दिया है। और अगर id फाइल में प्रेजेंट ही नहीं है तो डेटा इज नॉट फाउंड प्रिंट हो जाना चाहिए। इसके बाद अब मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ और यहाँ पर इनपुट कराते हैं 5 एंड id इनपुट कराते हैं 104। यहाँ पर नेम इनपुट करते हैं, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। एक बार हम यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरा डेटा अपडेट हो चुका है एंड देन अगेन मैं यहाँ पर इनपुट कराती हूँ 5 और इस बार ऐसी आईडी इनपुट कराती है जो फाइल में प्रेजेंट ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मेरा प्रिंट हो गया है डेटा इज नॉट फाउंड। इट मीन्स कि मेरा जो अपडेट ऑपरेशन है वो बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद अब हम क्रेडिट के डिलीट ऑपरेशन को डिलीट मेथड में इंप्लीमेंट करते हैं। डिलीट मेथड एंड अपडेट मेथड काफी सिमिलर है, तो मैं अपडेट मेथड के कोड को कॉपी करके डिलीट मेथड में पेस्ट कर देती हूँ। और हम डिलीट मेथड के लॉजिक को समझते हैं और ये देखते हैं कि अपडेट मेथड में हम क्या चेंजेस कर दें जिससे डिलीट मेथड इंप्लीमेंट हो जाए। तो सबसे पहले हम आईडी को यूजर से इनपुट कराते हैं जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपडेटेड की जगह डिलीटेड कर देती हूँ। और अगर d ऑफ 0 id के इक्वल है तो हम उस id को फाइल में राइट नहीं करेंगे, जैसे कि हम अपडेट मेथड में कर रहे थे। अपडेट मेथड में हम क्या कर रहे थे कि अगर d ऑफ 0 id के इक्वल है तो id के साथ हम न्यू कंटेंट को फाइल में राइट कर रहे थे, लेकिन डिलीट में अब हमें राइट नहीं करना है। तो अगर हम राइट नहीं कर रहे हैं तो इसका मीन्स ये हुआ कि फाइल से वो डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमें इन 4 लाइंस को रिमूव कर देना है। यहाँ पर मैं अपडेटेड की जगह डिलीटेड कर देती हूँ। बाकी हमारा पूरा कोड बिल्कुल सेम रहने वाला है। और अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ इनपुट करते हैं 4, आईडी इनपुट कराते हैं 104। अभी देखिए फाइल में 104 आईडी प्रेजेंट है एंड देन इसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रिंट हो गया है रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। और फाइल में जाकर के भी आप देख सकते हो यहाँ पर 104 आईडी हमारी डिलीट हो चुकी है। इसके बाद अब हम अगेन 4 इनपुट कराते हैं और ऐसी आईडी इनपुट कराते हैं जो कि फाइल में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया है डेटा इज नॉट फाउंड। और एप्लीकेशन से एग्जिट करने के लिए हम 6 प्रेस करते हैं। तो इस तरह से हमने क्रेडिट के चारों ऑपरेशंस क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट को परफॉर्म कर लिया है। और एक बार हम पूरे अपने इस प्रोजेक्ट को देख लेते हैं कि सब कुछ सही से है या नहीं। ओके अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने ऐड का ई स्मॉल लिया है, कैपिटल में लेना चाहिए क्योंकि हमने बाकी के सबके फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी मैं कैपिटल में कर देती हूँ और देख लेते हैं कहीं कुछ हमने मिस्टेक तो नहीं कर रखी है। ओके ये देखिए कि हर मेथड में हमने टास्क को कंप्लीट करने के बाद लाइन से सेपरेट किया हुआ है बट हमने सर्च में नहीं किया हुआ है। तो इसे भी कर लेते हैं ऐसे।
ओके, अब आई थिंक हमारा बिल्कुल कोड जो है ना वो बिल्कुल परफेक्टली लिख गया है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के भी बताइए कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।